हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक पेवमेंट, जिसमें हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट, स्ट्रक्चर ऑफ पेमेंट, फंक्शन ऑफ पेमेंट, कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ पेमेंट और इसके साथ साथ पेवमेंट में बनाने वाले ज्वाइंट्स। किस पेवमेंट में ज्वाइंट बनाए जाते हैं, पेवमेंट कितने तरह के होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, क्या फंक्शन है, क्या उनके कंपोनेंट्स हैं। यहाँ कंपोनेंट से तात्पर्य लेयर्स से है कि उसके कितनी लेयर्स जो है वो कंपोनेंट के फॉर्म में हम इसमें यूज करते हैं, तब जाकर एक पेवमेंट बनता है। सबसे पहले बात आती है कि पेवमेंट क्या है। यदि इसको हम आसान भाषा में समझें तो पेवमेंट है जो टॉप सरफेस होती है किसी भी रोड की, वो उसका पेवमेंट कहलाता है। टॉप सरफेस, केवल समझने के लिए इस बात को कह रहे हैं हम ऐसा कि ये हम जानते हैं सभी लोग कि टॉप सरफेस से ही डिसाइड होता है कि रोड पेवमेंट कैसा है। आप लोगों ने दो तरह के पेवमेंट्स देखे होंगे सामान्यतः। एक तो काले रंग का दिखाई देता है जिसको हम ब्लैक टॉप रोड कहते हैं। एक्चुअली वो बिटुमिनस का बना हुआ होता है, वो फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहलाता है। दूसरा आपने सीसी सीमेंट कंक्रीट का पेवमेंट देखा होगा, वो रिजिड पेवमेंट कहलाता है। इन्हीं बातों को हम आगे विस्तार से करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पेवमेंट पेवमेंट Pavement is the durable surface material laid down on an area intended to sustain vehicular load or foot traffic such as road or walkway. पेवमेंट क्या है? वह ड्यूरेबल सरफेस है। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, बहुत लंबे समय तक रखी रहने वाली, जो कि लेड डाउन ऑफ एन एरिया, जो कि इसलिए लेड की जाती है जिससे कि वह व्हीकुलर लोड, वाहनों के आने वाले भार को सहन कर सके। इसके साथ साथ उसके ऊपर चलने वाले फुट ट्रैफिक को भी वो सहन कर सके, जैसे कि वॉक वे में भी हम एक टॉप सरफेस डाल देते हैं। ये कहलाता है पेवमेंट। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह का होता है। कौन कौन से दो तरह के होते हैं? फ्लेक्सिबल पेवमेंट और बिटुमिनस पेवमेंट और ब्लैक टॉप पेवमेंट, जैसा मैंने भी आपको बताया। फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसको, जो बिटुमिनस का रहता है, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में कहते हैं कि डामर रोड, है ना, जो बिटुमिन से बनी हुई रोड होती है, वो कहलाती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट। बिटुमिनस पेवमेंट या ब्लैक टॉप पेवमेंट। रिजिड पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट जो कि होता है सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट और वाइट सरफेस पेवमेंट। ब्लैक टॉप जो होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, व्हाइट टॉप जो होगा वो क्या होगा? रिजिड होगा। केवल याद रखने के लिए हम इस बात को ऐसा कह रहे हैं। रिजिड पेवमेंट जो है ये सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ होता है। फ्लेक्सिबल पेवमेंट किसका बना होता है? बिटुमिनस का। चलिए, यह एक कंपैरिजन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कंपैरिजन है किसका? कंपैरिजन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एंड रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट हैव लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, इसकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है रिजिड पेवमेंट की। यह एक बात मैं बता दूं आपको, रिजिड पेवमेंट कहाँ बनाते हैं हम? जहां पर बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कम हो, जहां पर व्हीकुलर लोड बहुत अधिक हो, वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक हो, और वहां पर फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाना संभव नहीं हो। इस कारण वहां पर हम रिजिड पेवमेंट बनाते हैं। लोड इज ट्रांसफर्ड बाय गेन टू ग्रेन कांटेक्ट। ग्रेन टू ग्रेन या पार्टिकल टू पार्टिकल भी हम कह सकते हैं कि इसमें लोड ट्रांसफर फिनोमेना जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल या पॉइंट टू पॉइंट होता है, जबकि नो सच फिनोमेना ऑफ ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर एग्जिस्ट। इसमें क्या है आपका? ग्रेन टू ग्रेन लोड ट्रांसफर या पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें सरफेस टू सरफेस लोड ट्रांसफर होता है। सरफेसिंग कैन नॉट बी लेड डायरेक्टली ऑन द सब ग्रेड बट अ सब बेस इज नीडेड। हम सरफेसिंग सीधे नहीं कर सकते, उसके लिए हमको एक सब बेस बनाना पड़ेगा। इस सब बेस क्या होता है अभी हम आगे बात करेंगे। सरफेसिंग कैन बी डायरेक्टली लेड ऑन द सब ग्रेड, सब ग्रेड के ऊपर हम सरफेसिंग कर सकते हैं, यानी सीधे हम सीमेंट कंक्रीट
लेड कर सकते हैं, लेकिन बगैर सबग्रेड और सब बेस के हम इसके बिटुमिन को लेड डाउन नहीं कर सकते हैं। नो थर्मल स्ट्रेसेस आर इंड्यूस्ड, जबकि इसमें थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड होती है। थर्मल स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेस मींस टेम्परेचर स्ट्रेस। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल क्या होता है, एक्सपांड होता है, और जब टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कहलाती है थर्मल स्ट्रेसेस। बिटुमिनस रोड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बिटुमिनस रोड को सेल्फ हीलिंग रोड भी कहा जाता है। सेल्फ हीलिंग जैसे उस पर कोई स्क्रैच आ जाए, छोटा मोटा, बहुत बड़ा ना हो, और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि वो स्क्रैच स्वयं ठीक हो जाता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बिटुमिन फैल के उस जगह को हील अप कर देता है। जबकि कंक्रीट में अगर एक बार ऐसा हो जाए तो ऐसा कुछ भी उसमें ऑटोमेटिकली ठीक नहीं होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट को सेल्फ हीलिंग रोड भी कहा जाता है, सेल्फ हीलिंग फिनोमेना उसके अंदर होता है। एक्सपांशन जॉइंट्स आर नॉट नीडेड, इसमें एक्सपांशन जॉइंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि रिजिड पेवमेंट में बगैर एक्सपांशन जॉइंट क्यों दिए जाते हैं? वही टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करने के लिए एक्सपांशन जॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिजाइन लाइफ 10 to 15 इयर्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन लाइफ कम होती है, इसकी डिजाइन लाइफ अधिक होती है, इसकी डिजाइन लाइफ होती है 20 to 30 इयर्स। 7, इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो, इसकी इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन काफी कम होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट की, जबकि रिजिड पेमेंट की इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत अधिक होगी। आप खुद सोचिए ना, यहाँ केवल क्या है, बिटुमिन का यूज होना है, यहाँ पर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वाटर, ये सब मिला के जब कंक्रीट बनेगा तब जाके उसका यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी कॉस्ट ज्यादा है। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, फ्लेक्सिबल पेमेंट का मेंटेनेंस काफी महंगा है, जबकि रिजिड पेमेंट का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम है। रोड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रैफिक विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर हमारा रोड ट्रैफिक के लिए यूज में आ सकता है। रोड कैन नॉट बी यूज्ड अंटिल 14 डेज ऑफ क्यूरिंग, चूंकि ये सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ रोड है, तो जब तक इसका क्यूरिंग पीरियड पूरा नहीं होगा इसको ट्रैफिक के लिए नहीं ओपन किया जा सकता है। क्योंकि 14 दिन कम से कम एज पर आईआरसी 14 डेज की क्यूरिंग हमको इसको करना चाहिए, तब जाकर हमारा रोड पेवमेंट ट्रैफिक के लिए ओपन किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं इट इज टाइम टेकिंग, जबकि फ्लेक्सिबल पेमेंट 24 आवर्स में ही ट्रैफिक के लिए ओपन किया जा सकता है। डैमेज्ड बाय ऑयल्स एंड सर्टेन केमिकल्स, ये इसके ऊपर अगर कोई केमिकल गिर जाए, ऑयल गिर जाए तो यहाँ स्लिपरी हो जाता है, जबकि ऑयल्स और इसके कारण कोई भी डैमेज नहीं होता, क्योंकि इसकी सरफेस काफी हार्ड होती है, इसकी सरफेस काफी सॉफ्ट होती है, इसलिए उनके नाम से ही दिखाई दे रहा है कि ये फ्लेक्सिबल पेमेंट और ये रिजिड पेमेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फोटो, इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सीमेंट कंक्रीट का है, ये कहलाता है रिजिड पेमेंट, और ये क्या है, बिटुमिन का बना हुआ है, तो ये कहलाता है आपका फ्लेक्सिबल पेमेंट। एक और एग्जांपल देखिए, एक ही जगह है, दो तरह की सड़कें हैं, एक तरफ से रिजिड पेमेंट बना रखा है और एक तरफ फ्लेक्सिबल पेमेंट दे रखा है। क्यों? हो सकता है कि इस वाले जोन पर वो बियरिंग कैपेसिटी नहीं मिल रही हो जिसपे हमारा फ्लेक्सिबल पेमेंट सरवाइव कर सके, या जो भी उनके डिजाइन क्राइटेरिया या जो भी उनका प्रोजेक्ट कंस्ट्रेंट्स रहा होगा, इस कारण से वहां पर उन्होंने दोनों तरह की सड़कें बनाई हुई हैं। ये रिजिड पेमेंट है और ये आपका, सॉरी, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट है और ये आपका रिजिड पेमेंट है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेमेंट, पेमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है? Sufficient thickness to distribute the wheel load stresses to a safe value on subgrade soil, एक sufficient thickness होना चाहिए जो कि wheel load को resist कर सके और स्ट्रेस को सबग्रेड सॉइल पर ट्रांसफर कर सके। Structurally strong to withstand all type of stresses imposed on upon it, इतना स्ट्रक्चरली उसको स्ट्रांग रहना चाहिए कि उसके ऊपर आने वाली जितनी भी स्ट्रेसेस है उनको वो बियर कर सके और उसके सामने वो खड़ा रह सके, यानी कि ऐसा ना हो कि लोड आने पर वो सरफेस टूट जाए। एडुकेट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
to prevent skidding of vehicles. सरफेस स्मूथ तो होनी चाहिए, पर फ्रिक्शनलेस नहीं होना चाहिए। उस पर फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक एडिक्वेट वैल्यूज होने चाहिए, जिससे कि व्हीकल्स स्किड ना हो। बारिशों में आपने देखा है, जब सतह गीली हो जाती है और आप ब्रेक लगाते हैं तो आपका ब्रेक उतनी इफिशिएंटली नहीं लगता है और गाड़ी आपकी स्किड हो जाती है। ऐसा ना हो, इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पर एडुकेट होना चाहिए। स्मूथ सरफेस टू प्रोवाइड कंफर्ट टू रोड यूजर्स इवन एट हाई स्पीड। स्मूथ सरफेस उनको मिलती रहे, जिससे कि वो हाई स्पीड पर भी उनको डिस्कंफर्ट ना हो। प्रोड्यूस लीस्ट नॉइज फ्रॉम मूविंग व्हीकल्स। ऐसा ना हो कि इस तरह का मटेरियल यूज किया जाए कि जब गाड़ी चल रही हो तो बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो। वहां पर व्हीकल्स के मूवमेंट के कारण शोर अधिक नहीं होना चाहिए। अच्छी एक रिक्वायरमेंट एक अच्छे पेवमेंट की। डस्ट प्रूफ सरफेस सो दैट ट्रैफिक सेफ्टी इज नॉट इम्पेयर्ड बाय रिड्यूसिंग विजिबिलिटी। यदि वहां धूल उड़ती है बहुत ज्यादा, तो ड्राइवर के सामने धूल आएगी तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो डस्ट प्रूफ होना चाहिए हमारा पेवमेंट। impervious surface so that subgrade soil is well protected. impervious, परवियस यानी जिसके अंदर पानी चला जाए, impervious जिसके अंदर पानी ना जाए। impervious सरफेस होना चाहिए जिससे कि सब ग्रेड सॉइल जो है, नीचे की सॉइल, सब ग्रेड सॉइल मींस नीचे का फाउंडेशन जो है रोड का, वो प्रोटेक्टेड रहे और वो उसकी सरफेस खराब ना हो। आप देखिएगा, हर वो सड़क खराब हो जाती है जहां पर पानी अंदर जाने लगता है। जिन सड़कों में पानी अंदर गया, पहले वहां गड्ढे होते हैं, उसके बाद वहां की सरफेसेस उखड़ने लगती है और वहां पर आपका रोड खराब होना शुरू हो जाता है। लॉन्ग डिजाइन लाइफ विथ लो मेंटेनेंस कॉस्ट। डिजाइन लाइफ बहुत अधिक हो, मतलब उसका सर्विसिबिलिटी पीरियड बहुत अधिक हो और उस पर मेंटेनेंस कम से कम हो। ये देखिए किस तरह से लोड ट्रांसफर होता है। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के यहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर दिखाया जा रहा है। ये एक डायग्राम बना हुआ है, ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है। ये व्हीकल का लोड आएगा तो ये देखिएगा आप, ये सरफेस में ट्रांसफर हो रहा है और ये पॉइंट टू पॉइंट हो रहा है। द लोड ट्रांसफर फिनोमेना इज डिफरेंट। कैसे? फ्लेक्सिबल पेमेंट में पॉइंट टू पॉइंट लोड ट्रांसफर होता है, जबकि रिजिड पेमेंट सरफेस टू सरफेस लोड ट्रांसफर होता है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। ये लोड आया, किस तरह से ये प्रेशर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की। फ्लेक्सिबल पेमेंट के भी कई टाइप होते हैं। कन्वेंशनल लेयर फ्लेक्सिबल पेमेंट, फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट, कंटेंट रॉक एस्फाल्ट मैट, इसको हम कहते हैं CRAM। ठीक है ना? कंटेंट रॉक एस्फाल्ट मैट, मैट मींस टॉप सरफेस। कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट, conventional flexible payments are layered system with high quality expensive materials are placed in the top where stresses are high and low quality cheap material are placed in lower layers। जो कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल हमारा फ्लेक्सिबल है पेमेंट है, उसमें क्या करते हैं हम टॉप लेयर पर काफी हाई क्वालिटी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज करते हैं और नीचे हमारे जो है मटेरियल की क्वालिटी भले ही अच्छी ना हो तो भी चल जाता है। Full depth asphalt pavements are constructed by placing bituminous layers directly on the subgrade soil subgrade. This more suitable when there is high traffic and local materials are not available. Full depth asphalt, इसमें बिटुमिनस की लेयर डायरेक्टली सॉइल के ऊपर अप्लाई की जाती है। ये कहां पर किया जाता है? जहां पर मटेरियल नहीं मिल रहा हो और ट्रैफिक बहुत अधिक हो। Contained rock asphalt mat are constructed by placing dense or open graded aggregate layers in between two asphalt layers। दो layers के बीच में well graded aggregate या open या dense graded aggregate की layers डालकर उसका compaction किया जाता है। उनके बीच में एक सैंडविच टाइप का बना दिया जाता है, वो कहलाता है contained rock
एसफाल्ट मैट। तो ये होगा टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। ये देखिए, अभी तक आप बात सुनते आ रहे थे सब ग्रेड सब बेस, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट का है और ये रिजिड पेवमेंट का क्रॉस सेक्शन है। सब ग्रेड मतलब होता है एग्जिस्टिंग सॉइल, जो नेचुरल ग्राउंड है। सब बेस ऑप्शनल यूजुअली ट्रीटेड सब ग्रेड। अगर बहुत वीक है ये वाला सब ग्रेड, तो हम क्या करते हैं, वहां पर सब बेस बनाते हैं। इसके लिए हम ग्रेनुलर सॉइल लेकर उसको थोड़ा सा डेंस करते हैं और उसकी बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं, यदि ऐसी स्थिति बनती है। जनरली होता क्या है कि जो हमारा सब ग्रेड है, एग्जिस्टिंग सॉइल है, वही हमारा सब बेस का काम करता है। उसके बाद बेस कोर्स, फिर सरफेस कोर्स। ये क्या हो गई लेयर्स फ्लेक्सिबल पेवमेंट की। रिजिड पेवमेंट में क्या होगा, वही सब ग्रेड एग्जिस्टिंग सॉइल, सब बेस कोर्स यदि जरूरत है, ये सॉइल पर जैसा मैंने अभी आपको बताया तब बनाएंगे बेस कोर्स, और इसके ऊपर आ जाता है कंक्रीट स्लैब। जब कंक्रीट स्लैब बनाया जाता है तो ये रिजिड पेवमेंट में ज्वाइंट्स बनाने पड़ते हैं। इनको कहते हैं हम कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स, एक्सपांशन ज्वाइंट्स, ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स। ये सारे ज्वाइंट्स क्या होते हैं, ये अपन विस्तार से अगले किसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आप ये देख लीजिए, जो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में ज्वाइंट बने हुए हैं वो है ट्रांसवर्स ज्वाइंट, और जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ज्वाइंट्स बने हुए हैं वो है आपके लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स। ठीक है ना, ये रोड सरफेस है, इस डायरेक्शन में रोड जा रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट से ये बिल्कुल जाता रहेगा। इसके अलावा आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो कंक्रीट के ज्वाइंट बनाए जाते हैं, इन ज्वाइंट्स को बनाने का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करना। टेम्परेचर स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेसेस के लिए ये ज्वाइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यदि ये ज्वाइंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन आने पर स्लैब क्रैक हो सकता है। ये देखिए, ये अलग अलग सरफेसेस हैं, ये फ्लेक्सिबल पेवमेंट का है। ये देखिए, यहाँ पर ये कहा गया था लोड इज ट्रांसफर्ड बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट, यानी पॉइंट टू पॉइंट। ये इससे इस पर, इससे इस पर, इससे इस पर, ये लोड ट्रांसफर फिनोमेना आपको दिखाई दे रहा होगा इस डायग्राम से। ये व्हीकल का लोड आया और ये पॉइंट टू पॉइंट लोड ट्रांसफर हो रहा है। ये अलग अलग थिकनेसेस हैं। यहाँ नेचुरल सबग्रेड होता है, फिर आपने कॉम्पैक्टेड सबग्रेड बनाया। कॉम्पैक्टेड सबग्रेड, इसकी थिकनेस 15 से 30 सेंटीमीटर यानी 150 टू 300 mm दी जाएगी। सब बेस कोर्स, ये 100 से 300 mm यानी कि 10 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। बेस कोर्स भी उसी के जैसा रहेगा। बाइंडर कोर्स 50 टू 100 mm यानी कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक। सरफेस कोर्स 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ ये mm में वैल्यूज दी गई हैं, आप सेंटीमीटर में भी याद कर सकते हैं, या आप इसको भी याद कर सकते हैं कि सबसे नीचे लेयर बड़ी है 150 टू 300 mm, फिर ये दोनों लेयर एक बराबर है 100 टू 300, सब बेस और बेस कोर्स। बाइंडर कोर्स 50 टू 100 और सरफेस कोर्स 50 टू 25 टू 50 mm। इसको प्राइम कोट भी कहा जाता है, ये ऊपर वाले यहाँ पर टिक कोट भी कहा जाता है। सो टेक कोट, प्राइम कोट, सील कोट। सील कोट का उद्देश्य होता है कि सील कर, दो लेयर्स के बीच में सीलिंग हो जाए। तो ये आपने देखा क्रॉस सेक्शन किसका, फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ये अलग अलग कोट की बात हम करते हैं। सील कोट, जो अलग अलग लेयर मैंने अभी आपको ये दिखाई, सील कोट, टैग कोट, प्राइम कोट और ये बाइंडर कोर्स, ये इनमें जो टर्मिनोलॉजी यूज की गई है हम उसकी बात कर रहे हैं। सील कोट is a thin surface treatment used to waterproof the surface and to provide skid assistance and to seal the surface in against the ingress of water। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि ये वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, अंदर वाटर ना जाए, तो वहां पर सील कोट प्रोवाइड किया जाता है। टैग कोट, टैग कोट इज अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ एसफाल्ट, यूजुअली एसफाल्ट emulsion diluted with water। ये क्या है, एक एसफाल्ट का इमल्शन। इमल्शन आपने पेंट में भी वर्ड सुना होगा, इमल्शन, वही चीज है। इट प्रोवाइड्स प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स, ये दो लेयर्स के बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग बनाता है। इट इज जनरली अप्लाइड ऑन इम्परवियस सरफेस, ये उस सरफेस पर बनाई जाती है जहां पर इम्परवियस सरफेस हो। प्राइम कोट,
प्राइम मतलब पहला। प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस लिक्विड bituminous material over an existing porous और एब्सोर्बेंट पेवमेंट सरफेस लाइक WBM। इसको अभी हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे थे प्राइम कोट की। प्राइम कोट में क्या होता है, एक इम्परवियस लेयर के साथ हम ये चाहते हैं कि जो भी वाइट्स उनको प्लग्ड कर दिया जाए, उनको बंद किया जाए। प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्लग द कैपिलरी वाइट्स ऑफ द पोरस सरफेस and to bond the loose material on the existing surface like granular base on which binder layer is placed. It provides bonding between two layers. Bonding के साथ साथ जो आपकी परवियस लेयर होती है उसके जो वाइट्स है उनको प्लग कर दिया जाए, यानी उनको बंद कर दिया जाए, जिससे कि उसकी पोरोसिटी कम हो जाए। कैपिलरी वाइट्स, कैपिलरी रिएक्शन के कारण जो पानी ऊपर आए उसको रोकने के लिए एक लेयर नीचे लगा दी जाती है, वो कहलाता है प्राइम कोट। ये प्राइम कोट में क्या होता है, एक लो विस्कस लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल क्या कर दिया जाता है, पूरी सरफेस के ऊपर फैला दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका प्राइम कोट। ये देखिए यहाँ पर इस फोटोग्राफ में दिखाया जा रहा है कि ये जो नीचे डाला गया है ये है आपका प्राइम कोट, और इसके ऊपर ये जो है ये सील कोट किया जा रहा है, और इनकी थिकनेस आपको यहाँ बताई जा चुकी है। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस कोट्स। सरफेस कोट्स is the layer directly in contact with traffic loads and generally contains superior quality materials। सबसे टॉप लेयर जो होती है सरफेस कोट, ये डायरेक्ट व्हीकल के कांटेक्ट में होती है, तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी रखना चाहिए और रखी जाती है। दे आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विथ डेंस ग्रेडेड एसफॉल्ट कंक्रीट। ये डेंस ग्रेडेड एसफॉल्ट कंक्रीट होती है, यानी कि इसका इस कंक्रीटिंग में एसफॉल्ट का यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्रिक्शन, smoothness, drainage, etc. Also, it will prevent the entrance of excessive quantities of surface water into the underlying base, subbase and subgrade। ये पानी को अंदर आने से रोकती है, फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है, स्मूथनेस देती है, और ड्रेनेज के लिए भी इसके लिए हम यूज करते हैं। और इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो इट विल प्रिवेंट एंट्रेंस ऑफ एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सरफेस वाटर इनटू द अंडरलेइंग बेस, सबबेस एंड सबग्रेड। अंडरलिंग लेयर्स में पानी को आने से रोकती है। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ एंड स्किड रेसिस्टेंट राइडिंग सरफेस। स्वाभाविक सी बात है, ये स्मूथ होना चाहिए पर स्किड रेसिस्टेंट होनी चाहिए। इट मस्ट बी वाटर प्रूफ टू प्रोटेक्ट टू एंटायर बेस एंड सब ग्रेड फ्रॉम द वीकिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। मैंने आपसे पहले भी कहा, हमेशा इस बात को याद रखिएगा, यदि किसी रोड सरफेस में पानी अंदर चला गया तो वो रोड सरफेस चौपट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बिल्कुल नहीं बचेगी। अगर आपके द्वारा बनाई गई सड़क में आपने ड्रेनेज की व्यवस्था अच्छी कर रखी है तो आपका रोड सरफेस लंबे समय तक रहेगा। यदि उसमें पानी गया, और पानी जाने के बाद वो एक बार टूटना जो शुरू होती है, फिर वो सक्सेसिवली टूटती जाती है। बाइंडर कोट्स। This layer provides the bulk of the asphalt concrete structure. Its chief purpose is to distribute load to the base course। बेस कोर्स पर लोड ट्रांसफर करता है और एक बल्क एसफाल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। The binder cores are generally consist of aggregate having less asphalt and doesn't require quality as high as the surface cores. So replacing a part of the surface cores by binder cores result in more economical design। इकोनॉमिकल डिजाइन हो जाती है और हमको ये बाइंडर कोर्स प्रोवाइड करने से। बेस कोर्स। द बेस कोर्स इज द लेयर ऑफ मटेरियल इमीडिएटली बीनेथ द सरफेस ऑफ बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स के ठीक नीचे होती है ये, एंड इट प्रोवाइड्स एडिशनल लोड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रीब्यूट्स टू द सरफेस ड्रेनेज। लोड डिस्ट्रीब्यूशन में अपना रोल प्ले करती है, इसके साथ साथ ये सब सरफेस ड्रेनेज में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It may be composed of crushed stone and other untreated or stabilized material। या तो पत्थर के टुकड़े, कोई अनट्रीटेड मटेरियल है, स्टेबलाइज्ड। आपने सॉइल स्टेबलाइजेशन सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा है, यानी कि ऐसे मटेरियल जो कि
सॉइल को स्टेबलाइज्ड करते हैं, ठीक है ना, यानी कि उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। वो मटेरियल अनट्रीटेड या स्टेबलाइज्ड मटेरियल होते हैं, वो भी इसके लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। सब बेस कोर्स, द सब बेस कोर्स इज द लेयर ऑफ मटेरियल बीनेथ द बेस कोर्स and the primary function are to provide structural support, improve drainage. सब बेस कोर्स क्या है? ये किसके नीचे होती है? बेस कोर्स के। एंड प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका? एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट करना और ड्रेनेज को इंप्रूव करना। इट मे बी WBM और WMM। WBM क्या है? वाटर बाउंड मैकेडम रोड, ठीक है ना। सो WBM रोड जो है वाटर बाउंड मैकेडम, तो जो वाटर बाउंड मैकेडम हो सकता है वो सब बेस, नीचे एक बेस तैयार किए जाते हैं। A sub-base course is not always needed for used. For example, a pavement constructed over a high quality. जरूरी नहीं है हर जगह सब बेस हो। हमने देखा था, हम सब बेस कब बनाते हैं? जब हमारा सब ग्रेड अच्छा नहीं हो। सब ग्रेड, द टॉप सॉइल और सब ग्रेड इज लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल, जो कि एक्चुअल में सॉइल है, नेचुरल सॉइल है, prepared to receive the stresses from the layer of above. फाइनली लोड इस पर असिस्ट होगा, सारी लेयर से आने के बाद हमारे सब ग्रेड पर लोड रसिस्ट होगा। तो अगर सब ग्रेड अच्छा नहीं है तभी हम सब बेस बनाते हैं, यदि सब ग्रेड हमारा अच्छा है तो सब बेस बनाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू डिजायरेबल डेंसिटी नियर द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ये सॉइल में आपने पढ़ा होगा टर्म ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, OMC। इट शुड बी कॉम्पैक्टेड टू द डिजायर्ड डेंसिटी, इतना कॉम्पैक्ट होना चाहिए कि हमको उस पर हमारा रिक्वायर्ड OMC मिल सके। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिजिड पेवमेंट की। ज्वाइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट, ज्वाइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट, कंटीन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट पेवमेंट। अलग अलग मटेरियल से आपके रिजिड पेवमेंट्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले ज्वाइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट, कंस्ट्रक्टेड विथ क्लोजली स्पेस्ड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, डबल बार्स और एग्रीगेट, बीच बीच में डबल बार्स होंगे, एग्रीगेट interlocks are normally used for load transfer across the joints. They are normally has joint spacing of 5 to 10 मीटर। हर 5 to 10 मीटर पर डबल बार्स प्रोवाइड करके जॉइंट्स बनाए जाते हैं। ज्वाइंटेड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट, यहाँ पर रीइंफोर्समेंट कंक्रीट नहीं है, ये केवल प्लेन कंक्रीट है। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट यानी कि इसमें आपने स्टील बार्स भी यूज करने हैं। रीइंफोर्समेंट्स डू नॉट इंप्रूव द स्ट्रक्चरल कैपेसिटी, तो इसमें रीइंफोर्समेंट के साथ रीइंफोर्समेंट यानी स्टील बार्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। Reinforcements do not improve the structural capacity significantly, but they can drastically increase the joint spacing to 10 to 30 मीटर। स्ट्रक्चरली वो जितना उसकी कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव तो नहीं करता है, लेकिन जो हमारे ज्वाइंट्स हैं उनको 5 to 10 मीटर की जगह वो 10 to 30 मीटर तक के लिए अलाउ कर देता है। डबल बार्स आर रिक्वायर्ड फॉर लोड ट्रांसफर। रीइंफोर्समेंट helps to keep the slab together even after cracks। अगर reinforcement होगा तो क्रैक्स आ जाने के बाद भी वो स्लैब को आपस में पकड़कर रखेगा। अगला है कंटिन्यूअस रीइंफोर्स्ड कंक्रीट पेवमेंट, कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ जॉइंट्स आर अचीव्ड बाय रीइंफोर्समेंट। जॉइंट्स देने की जरूरत ही नहीं, सारे में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये डबल बार्स कहलाते हैं। ये मशीन आती है, इससे जॉइंट्स भी कट जाता है और ये पूरी कंक्रीट भी ले करती है एक पर्टिकुलर थिकनेस पर। ये एडवांस इक्विपमेंट्स आ गए हैं आजकल हाईवे कंस्ट्रक्शन में, लेकिन बेसिकली पहले क्या होता था, हम कैसे कंक्रीट जॉइंट्स बनाते थे, कंक्रीट रोड बनाते थे? वही सिंपल, नीचे सरफेस लगाया, फिर उसके लिए शटरिंग लगाई साइड्स पर, एक डिजायरेबल थिकनेस के ऊपर उसमें कंक्रीट प्लेस किया, कंक्रीट जो भी डिजाइन ग्रेड का होगा उस ग्रेड का कंक्रीट प्लेस किया और उसको स्मूथ किया। दिस इज द वे। फिर बाद में उस पर ब्रूमिंग की। ये अलग अलग स्टेप्स हैं, लेकिन आजकल मशीनरी आ गई है जो ये सारे काम एक बारी में कर देती है। ये आपके ट्रांसवर्स ज्वाइंट्स के यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं। ये है ट्रांसवर्स ज्वाइंट, अनलोडेड, ये है लोडेड।
ये ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स के आपको डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। ये जॉइंट्स बनाए जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और आपके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, या जिसको हम लेटरल डायरेक्शन भी कहते हैं। ये देखिए, अगर इसका टॉप व्यू देखें तो किस तरह से दिखाई देते हैं। ये रोड इस तरह से इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ये है, ये एरो दिखाई दे रहा है। ये जो है ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स है। बीच बीच में ये टाई बार डले हुए हैं, अगर आप देख पा रहे हो ये टाई बार है। और ये जो जॉइंट्स है ये स्टैंडर्ड स्पेसिंग है कितनी, 15 फीट। टॉप व्यू हम इसमें देख पा रहे हैं, तो ये जो जॉइंट्स है हमारे, ये लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स है, ठीक है ना। ये जॉइंट्स जो आड़े हैं ये ट्रांसवर्स या लेटरल जॉइंट्स है। इसी का अगर हम साइड व्यू देखें तो साइड व्यू में हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। ये हमारे डबल बार्स दिखाई दे रहे हैं और ये ट्रांसवर्स जॉइंट का साइड व्यू है। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि सब ग्रेड, फिर बेस, सब बेस और ये जॉइंट्स, ये एक स्केलेटन व्यू है, जिससे कि आपको समझ में आए कि किस तरह से जॉइंट्स रहते हैं। ये एक्चुअल फोटोग्राफ है। यहाँ पर आप देखिए, ये इस डायरेक्शन में आपकी रोड जा रही है, तो ये है आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स। और ये वाले कौन से जॉइंट्स हैं, ये आड़े जो बने हुए हैं ट्रांसवर्स जॉइंट या लेटरल जॉइंट्स, जिनको हम लेटरल डायरेक्शन में है इसलिए उनको ट्रांसवर्स जॉइंट कहा जाता है। तो ये आज हमने बात की डिफरेंट टाइप ऑफ पेमेंट जॉइंट्स की। ये देखिए, ये ग्रेनुलर मटेरियल से बेस तैयार किया जा रहा है, ठीक है। ये मशीन जो मैंने आपको दिखाई थी इस तरह से कंक्रीट इसको ले करती है, ठीक। तो आज हमने देखा कि कितने तरह के पेमेंट होते हैं, उन पेमेंट की अलग अलग लेयर्स होती हैं, उनके क्या फंक्शन है, उनके क्या नाम है, उनकी क्या थिकनेस है। रिजिड पेमेंट में किस तरह के जॉइंट्स बनाए जाते हैं, कितने तरह के रिजिड पेमेंट्स होते हैं। ये वीडियो लेक्चर आपका सारा पेमेंट के ऊपर था। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट दूर हुए होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।